हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। कल हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, आज हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। देखते हैं, कल हम बताए थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं चौरी चौरा घटना के बाद। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, याद रखिएगा 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था बिलग्राम में। कांग्रेस अधिवेशन जो कि कहाँ पर हुआ था, बिलग्राम में हुआ था। बिलग्राम कहाँ पर है, बिलग्राम है कर्नाटक में। और याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी एकमात्र किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो महात्मा गांधी एकमात्र 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, जिसका आयोजन बिलग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिलग्राम में हुआ था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं। ये दांडी यात्रा क्या थी, नमक कर का विरोध था, नमक कर का विरोध था। नमक कर का विरोध अर्थात बहुत ज़्यादा नमक कर लगा दिया गया था। अब जैसे मान ल तोहरे घरे कौनो चीज़ पैदा होत है और तोहका केहू कही दे कि तोहका खाई बदे जवन है मार्केट से पूरा खरीदे के पड़े, पूरा मार्केट में बेचा, फिर तू महंगे दाम पे ओका खाई का है, तो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध दर्ज करेंगे। वही चीज़ था, नमक कर का विरोध किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो साबरमती से लेकर के दांडी तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से लेकर दांडी तक होती है। कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी 240 मील, कुल दूरी 240 मील। और कितने दिन में तय करते हैं, 24 दिन में तय किया जाता है। कितने दिन में तय किया जाता है, 24 दिन में तय किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद ये जो दांडी यात्रा थी, ये जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर नमक बना करके नमक कर का विरोध करते हैं, और तब जा करके दांडी यात्रा समाप्त होती है। और जिस दिन दांडी यात्रा समाप्त होती है, याद रखिएगा, जिस दिन दांडी यात्रा समाप्त होती है उसी दिन ये चला देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था, दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में महात्मा गांधी का साथ देने के लिए भारतीय इकट्ठा होते हैं। फिर ब्रिटिश प्लान बनाते हैं और वो इरविन को भेजते हैं। लॉर्ड इरविन आता है यहाँ पर वायसराय बन करके। याद रखिएगा 1930 में लॉर्ड इरविन आता है और यहाँ से पूरा का पूरा लाइफ चेंजेस ही हो जाता है। क्यों होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण महात्मा गांधी को गाली तक दी जाती है। अब सोच सकते हैं ना, किसी के मुंह से सुनत होगा कि केहू भी आई के का कही दे, महात्मा गांधी ऐसे रहन वैसे रहन, भगत सिंह चाहते हैं तो बचा ही लेते हैं। शायद वही लोग ये शब्द बोलेंगे जो कि ठीक तरीके से इतिहास को पढ़े नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तभी आप लोग सच जान पाएंगे। झूठ तो हर कोई फैला सकता है, सच जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे उस घटना को याद रखिएगा। होता क्या है, इरविन आता है और एक समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में 1930 में। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 में, लेकिन वास्तव में आए थे तभी कुछ बातें चल रही थी। तो इरविन आता है भारत में 1930 में और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। और गांधी इरविन समझौता क्या था भैया, इसमें इरविन कहता है कि आप कुछ मांग तो बताइए,
कहते नहीं हैं, सामने वाले को अगर कुछ होगा तो बहुत प्यार से बोले भैया कुछ बताऊबा तो सही, का भवा बबुआ बताई द, वही चीज़। तो ये इरविन क्या कहता है, बताइए तो सही क्या दिक्कत है। तो ये गांधी इरविन समझौता में कुल मांग रखी गई थी 11 मांग रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा, रेलवे एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में कुल कितनी सूत्री मांग रखी गई थी। तो गांधी इरविन समझौता में कुल 11 सूत्री मांग रखी गई थी। ये जो 11 मांग थी इसमें क्या क्या था, इसमें था नमक कर को हटाना, ये जो जोर जबरदस्ती किया जा रहा है इसको हटाना, फिर क्या जितने भी क्रांतिकारी जेल में बंद हैं इनको हटाना, इनको छोड़ देना, ये सारी बातें। अब गाली इसीलिए दी जाती है महात्मा गांधी को। होता क्या है कि इरविन कहता है ठीक है हम मान तो जाएंगे लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उन्हीं को छोड़ा जाएगा जो बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ी सज़ा के रूप में नहीं है। अब जो हत्या के मामले में बंद है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब भाई उस समय क्या था, क्रांतिकारियों की ज़रूरत थी। पहला कारण ये था जिसके कारण गांधी जी इस मांग को मानने के लिए तैयार होते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो और था, अगर आप लोग शायद सुने होंगे या जाने होंगे, भगत सिंह के द्वारा एक पत्र लिखा गया था महात्मा गांधी को और उस पत्र में यही मांग की गई थी। मांग क्या थी कि हम भारत माँ के लिए शहीद होना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे केस के लिए कोई वकील ना खड़ा हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं भारत माँ के लिए शहीद होना चाहता हूँ। कहा जाता है ना कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर घर में एक शहीद आजम भगत पैदा हो, लेकिन वो याद रखिएगा कि वो हमारे घर में ना पैदा हो। वास्तव में भाई ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, हर कोई चाहता है कि हर घर में एक शहीद मतलब भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उनके घर में पैदा ना हो, ये सब में है। ठीक है, ये मांग रखते हैं। और आप लोग सोच सकते हैं यार, गांधी जी को गाली देने से पहले आप लोग ये सोचिए, क्या गांधी जी के पास किसी चीज़ की कमी थी क्या? नहीं थी। जो इंसान लंदन जा कर के, सोच लीजिए, जो इंसान लंदन जा कर के लॉ की पढ़ाई उस समय कर सकता है, कब? आज नहीं, आज से 200 साल पहले जाकर के लंदन में पढ़ा, 150 साल पहले जाकर के लंदन में पढ़ाई कर सकता है। क्या उसके पास पैसे की कमी थी? नहीं थी। लेकिन वो इंसान सिर्फ हमारे आपके लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मात्र एक धोती पे पूरी ज़िंदगी गुजार दिया। बाद में आकर के भारत में अपने हाथों से कपड़े बना करके वो पहनता था। सोच सकते हैं उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रही होगी। वो इंसान जेल में बंद होकर के 7 साल जेल की सज़ा काटे हैं महात्मा गांधी। आप सोच सकते हैं 7 साल मामूली बात नहीं होती है। हम लोग गाली किसी को भी आराम से दे सकते हैं। कहा जाता है ना, मुँह ही तो है कुछ बोल द। ठीक है, हकीकत है, मुँह ही है तो कुछ बोल द, लेकिन सच बोलना चाहिए। ठीक है, सच बोलना हमेशा चाहिए, कभी भी झूठ मत बोलना। चाहे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ लें, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़ लें, चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लें, जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, वो क्रांतिकारी वास्तव में ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं, कभी भी उनकी लाइफ को आप लोग डीपली समझने की कोशिश करिए तो समझ में आएगा। महात्मा गांधी अगर एक कुर्ते पे, एक कुर्ता छोड़ दीजिए, एक धोती पे, अरे यार जनवरी के महीने में आप एक धोती पहन के अगर एक पूरा दिन बिता के दिखा दो, मात्र एक दिन बिता के दिखा दो, जान जाएंगे। अब सोच सकते हैं वो पूरी लाइफ, और किस उम्र में, एकदम बूढ़े जब हो चुके थे उस उम्र में वो एक धोती पर अपनी पूरी जिंदगी काट दिए। तो ऐसे थे महात्मा गांधी। गाली देने से पहले 1000 बार आप लोग सोचिएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौता में 11 मांग रखी जाती है और गाली इसीलिए दिया जाता है कि कहते हैं कि भगत सिंह के चाहते हैं तो छुड़वा ही देते हैं। भैया इतनी औकात ना रहे, भगत सिंह के चाहते हैं तो छुड़वा ही देते हैं। ठीक है, फांसी की सज़ा भगत सिंह को ऑलरेडी हो चुकी थी और सज़ा होने के बाद इरविन कहा था हम सब मान लेंगे, लेकिन ये कहो जिसको फांसी की सज़ा हो गई उसको नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी खुद चाहते थे कि भगत सिंह छूट जाएँ, ऐसा नहीं है, उनके मन में खुद लालसा थी कि भगत सिंह छूट जाएँ। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह में बिल्कुल नहीं आपस में बनती थी, तो याद रख लीजिएगा सब में आपस में बनती थी। अभी मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री को ठीक से पढ़िए तो सही। फिर उसके बाद क्या होता है, इस मांग को मानने के बाद इरविन कहता है, उसी समय एक चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? लंदन में किया जा रहा था। गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको भेजा जाता है। कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मार्च 1932 में होता है। कब होता है? मार्च 1932 में होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये इरविन जो माना था कि हाँ आपकी सारी मांग मान ली जाएगी, वहाँ पे कहते हैं ना, जैसे आजकल के नेता होथिन, अहीं भाषण दे रही हैं। ठीक मित्रों,
आप लोगों के अकाउंट में, ठीक है। अगर काला धन आएगा तो 15-15 लाख आ जाएंगे। मित्रों, हम लैपटॉप बांटे थे, आप लोग हमको जिताइए, ठीक है। आते हैं ना दोस्तों, ऐसे ऐसे करके आज के नेता बिन पेंदी के लोटा जिसको कहते हैं, जिधर लुढ़का दो पैर मार दो उधर उधर ही लुढ़क जाएगा। वही हाल इरविन का था। इरविन क्या हुआ, लुढ़क गया जिधर मन किया। और जब इरविन लुढ़क गया तो ये क्या करते हैं, गांधी जी इससे मतलब गुस्सा होकर के गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ करके भारत वापस आ जाते हैं। और उसी समय एक और घटना घटती है। ये घटना घटती है पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। और पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। याद रखिएगा, पूना पैक्ट समझौता कब होता है, 1932 में होता है। कब होता है, 1932 में पूना पैक्ट समझौता होता है। महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। इसमें ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से, अब जो ये चुनाव होंगे, जो काउंसिल के चुनाव वगैरह होंगे, इसमें जो दलित वर्ग हैं ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये लोग भी चुनाव लड़ेंगे। और महात्मा गांधी कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसी समय दलित को, जो दलित वर्ग थे, इनको क्या किस नाम से संबोधित किया था, इनको हरिजन शब्द से संबोधित किया था। हरिजन, हरि का मतलब होता है भगवान, जन का मतलब होता है लोग, अर्थात भगवान के लोग। भगवान के लोग से शब्द से किसने संबोधित किया, महात्मा गांधी ने किया। अब याद रखिएगा एक चीज और, आगे जो कहानी है वो ये है कि महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। कुछ घटनाएं थी। देखिए, घर में अगर 4 बर्तन हैं तो आपस में अगर एक उठाओगे तो खटपट खटपट होगी ही। भाई इतने लोग थे, क्रांतिकारी सब थे, कुछ ना कुछ बातें तो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब क्या कहते हैं कि सब एकदम सही थे, किसी में कोई कमियां नहीं थी। थोड़ी बहुत कमियां तो रही ही थी सब में। होता क्या है, 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता का चुनाव होता है। और उसमें किसको, ये महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जी को चुना जाए। किसको चुना जाए, पट्टाभी सीतारमैया जी को चुना जाए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सुभाष चंद्र, जब वोटिंग होती है उसमें सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे अंतर से जीत जाते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे अंतर से जीत जाते हैं तो सीधी सी बात है, जो जीतेगा वही बनेगा। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन अब चूंकि महात्मा गांधी किसको चाहते थे, पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और वो अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, वो एक अपनी अलग दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में बिल्कुल नहीं वो होता था। क्यों, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब राष्ट्रपिता की उपाधि, बापू नहीं बोलेंगे, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से किसने संबोधित किया था, तो राष्ट्रपिता शब्द संबोधित सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत था वो था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें यह कहा जाता है कि अब बहुत हो गया आप लोगों का, अब अंग्रेजों भारत छोड़ दो। और ये घटना कब प्रारंभ होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 8 अगस्त 1942 को होती है। और याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को बिहार में कुछ लोगों को सीधा, लगभग में 9 से 10 लोग थे, उनको सीधा फांसी पे एक साथ लटका दिया जाता है। और इसीलिए 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है, इसी समय महात्मा गांधी बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, जिंदगी भर तो वह हिंसा के खिलाफ थे। यही एक मूवमेंट आया था जिसमें वो थोड़े हिंसक होने का उनके अंदर गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नारा इसी समय दिया था। नारा इनका क्या था, नारा इनका था करो या मरो, करो या मरो। अब सोच सकते हैं, इनका सीधा सीधा ये भी हो गया कि बहुत हो गया,
अब सीधा का है बहुत हो इन्हन खिया पिया बहुत प्यार से बात करे, प्यार से नहीं मानते हम सीधा मारा कूटा हटावा। ठीक है, तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। फिर हमें पता है कि भारत आज़ाद होता है और फिर आता है वो दिन जिस दिन महात्मा गांधी जैसे इंसान को, महात्मा गांधी जैसे राजनेता को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब सोच सकते हैं आप ये देश कितना हिंसुड़ है, कितना ज़्यादा हिंसुड़ता से भरा हुआ है कि इनकी गोली मार के हत्या की जाती है। और कब की जाती है? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 की सुबह में नहा धो करके पूजा करने जा रहे थे और इसी समय इनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और गोली मारने वाला शख्स कौन था? गोली मारने वाला शख्स था नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। और इसको स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी कौन था? तो नाथूराम गोडसे था। और याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और गांधी जी के मुंह से आखिरी में एक ही शब्द निकलता है, हे राम। जब ये मर रहे थे इनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हे राम। और कहते हैं कि यह जो नादान बालक है, यह जो बालक है यह नादान है, कृपया इसे छोड़ दिया जाए, इसके खिलाफ कुछ न किया जाए। ऐसे थे महात्मा गांधी। लेकिन हम लोग को क्या होता है, जब मन में आए बक दी है कुछ हो, ठीक आए मन में कुछ हो बोल दिए महात्मा गांधी ऐसा रहन, महात्मा गांधी वैसा रहन, महात्मा गांधी ही की हन, महात्मा गांधी वो की हन। ठीक, हम लोग तो यहू तक बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भैया काहे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? क्या था वो शख्स? पहले उसके बारे में आप लोग डीपली पढ़िए, फिर जानेंगे कि क्या था वो शख्स। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।